कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है? जिस औलाद में यह 3 गुण होते हैं वह औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देती है। वह 3 गुण कौन से हैं? चलिए जानते हैं। एक प्राचीन कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था कलावती। कलावती को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। अपने माता पिता की वह शुरू से ही लाडली थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेलकूद कर बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। हर व्यक्ति को बेटी हो या बेटा, जरूरत से अधिक आजादी उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि की गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा। उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी। उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा। उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो आपका समझाना भी उनको नुकीले तीर की भांति चुभे। वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे। राजा सूरजभान की कन्या जब बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन जो भी रिश्ता आता तो कलावती अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे वापस लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने ही रिश्ते आए, परंतु उसने सबको अपमानित करके और उनकी हंसी उड़ाती हुए वहां से वापस कर देती थी। राजा सूरजभान भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन राजा ने कलावती के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार और राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी कलावती हाथ में वरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आई। कलावती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती तो उसी की किसी ना किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। फिर सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह सभी राजकुमार सभा से उठकर चले जाते हैं। फिर यह बात राजा सूरजभान को बहुत बुरी लगती है और राजा साहब सोचने लगते हैं कि इस लड़की ने तो दरबार में आए हुए हमारे सभी मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, परंतु आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता हो और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर ही खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्री गणों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब ऐसी असभ्य और घमंडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सभी मंत्री गण राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक गाना गुनगुनाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले, कुचले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था।
उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी की मीठी आवाज सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में मेरी बेटी को सौंप रहा हूं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रुका सुका मिले तुम स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। अपने पिताजी का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर कलावती बहुत दुखी हुई कि उसके पिताजी ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ मना कर दिया, परंतु अपने पिताजी का आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा सूरजबान ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ में तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। कलावती का विवाह उस भिखारी से करने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। कलावती रोती बिलखती भिखारी के साथ चली गई। उसे लेकर भिखारी खुशी खुशी एक जंगल में चला गया। उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास ही उस भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे। नजदीक ही एक बहुत बड़ा और हरा भरा खेत था। कलावती ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बक कहकर अपमानित किया था। हे राजकुमारी, आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको उस दाढ़ी वाले की तरह ही मैं भी लंबी दाढ़ी वाला ही मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी कलावती को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई देता है। कलावती ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? भिखारी ने उत्तर दिया कि राजकुमारी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाली बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था, इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना उस दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ में नहीं आना पड़ता, परंतु तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। कलावती ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह नगर मेरी नजर से तो उसी दाढ़ी वाली बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती और अनेक दासियां तुम्हारी सेवा करती, परंतु अपने रूप के घमंड में आकर तुमने अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया। परंतु अब क्या हो सकता है, जो होना था सो तो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। राजकुमारी कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने कलावती के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उसने नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में भी सोचा तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी कलावती को अपनी झोपड़ी के पास ले गया।
जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे पर बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर कलावती को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी, इसमें रहकर मेरा दम घटेगा, मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा। भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है, आज से इसी में रहना पड़ेगा। कलावती ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा। भिखारी ने कहा, राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे, मैं तो खुद एक भिखारी हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूं। कलावती को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-3 दिन इसी तरह से बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, राजकुमारी, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं, जो कुछ मैंने मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है, आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़ कर दे दूंगा, तुम इनको बाजार में ले जाकर बेच कर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बाजार में आम बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते हुए देख लिया तो वह मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म, अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब आती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखे मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने के लिए चली गई और एक सड़क के किनारे आम रखकर बैठ गई और दिन भर आम बेचती रही। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। फिर एक दिन की बात है, जब राजकुमारी सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का सैनिक आता है और वह लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और कहता है, खबरदार, जो रास्ता रोककर आम बेचे तो। उसके सारे आम फूट गए, उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सैनिक ने उसके सारे आम लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम बीच रास्ता रोककर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़े ही, तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुम उस काम को ठीक से नहीं करती हो। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई काम तलाश करूंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोइये का काम तलाश आया और कलावती से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है, कल से तुम राज्य कर्मचारियों की रसोई में जाया करोगी और वहां के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाओगी। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब सुकून से कटने लगी।
फिर एक दिन की बात है, कलावती रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती है। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने हुए एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको कलावती ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता हुआ देखकर कलावती घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इसी वक्त धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वह राजा से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सैनिक हूं जिसने तुम्हारे आम फोड़ दिए थे। मैं ही यहां का राजा हूं। मैं वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिताजी की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी थी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब तो दासी आई और उसे राजभवन में ले जाकर दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर ले आई। दरबार में कलावती के माता पिता भी मौजूद थे। सभी ने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। अत्यंत सुख सुविधा में पले मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब कभी भी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी, जिसकी औलाद अपनी मनमानी करती है तथा अपने माता पिता का अपमान करती है और उनकी बात को नहीं मानती है। ऐसी औलाद सदैव मुसीबत से घिरी रहती है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।